हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ध मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका सर मैंने अभी फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियोस में मॉक टेस्ट पेपर 1 इनकम टैक्स और जीएसटी का सॉल्व करवाया था, मॉक टेस्ट पेपर 2 की जीएसटी के वीडियो डाल दिए थे सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के और एमसीक्यू के। अब बारी लास्ट फाइनल किसकी है सर? मॉक टेस्ट पेपर 2 पर कौन सा वाला पार्ट? इनकम टैक्स। भयानक स्टूडेंट की क्वेरी, भयानक डाउट, भयानक इशू स्टूडेंट को। तो प्लीज ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बैठ के मॉक टेस्ट पेपर के इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को साथ में करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टिपिकल लग रहा है, डाउट आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज मेरे साथ बैठ के करो, साथ साथ में सॉल्व करेंगे, मजा आएगा बहुत अच्छे से। मैं आपको एक एक कंसेप्ट रिवाइज करके क्वेश्चन करवाऊंगा। सर प्लीज ध्यान देना। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने सर जिसको इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह के मैराथन देखना है, वो सब की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कलरफुल नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में पिंड है सर, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस मेरा नंबर भी रहेगा। आप मेरे साथ बैठो और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। इनकम टैक्स का लास्ट है सर, इसके बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा सर। तो प्लीज ध्यान दो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सर, पूरा ध्यान मेरे तरफ, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने की टेक्निक मैंने आपको पहले ही बताई थी। डायरेक्टली उठा के केस स्टडी मत पढ़ो सर, ये शेयर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आ जाओ, अपन नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, हम अपने दिमाग को एक गाइड कर देते हैं, भाई सुन तेरे को इस तरीके से सोचना है, इस टाइप की बातें ऊपर मिलने वाली है। तो आपका दिमाग क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस पहले दिमाग में चलाना चालू कर देता है। तो ऊपर जब आप केस स्टडी पढ़ते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है सर। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, assuming that Mr. Raj has fulfilled all the conditions specified for claiming of deduction under section 35 AD। याद है 35 AD क्या था? स्पेसिफाइड बिजनेस, पीजीपी में पढ़ते थे सर। and has not claimed any deduction under chapter 6 से under the heading C deduction in respect of certain income। मतलब कहीं और डिडक्शन इसने क्लेम नहीं किया। what will be the quantum of deduction under section 35 AD which he is eligible to claim as deduction for the assessment year 22-23। ध्यान दो सर, ये आपसे क्वांटम ऑफ डिडक्शन चाहते सर, किसके सेक्शन के अंदर? 35 AD के अंदर। चलो अब आराम से अपन ऊपर पढ़ते हैं और ढूंढते हैं सर। देखो मिस्टर राज एज 45 ईयर, ध्यान रखना सर एज का बहुत खेल होता है, पिछली एमटीपी में बहुत जबरदस्त खेला था सर। कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ अ न्यू 3 स्टार होटल। सर अगर आपको याद हो तो 35 एडी में सर 2 स्टार एंड अबव की बातें करते थे, तो ये तो बंदे का 3 स्टार होटल है, बढ़िया बात है। इन मुंबई महाराष्ट्र ऑन 1/4/2021 he incurred capital expenditure of 90 lakh on land। सर अगर आपको 35 एडी याद है तो 35 एडी में अपन ये पढ़ते थे सर, 3 चीज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। एक होता है लैंड, एक होता है गुडविल और एक होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये 90 लाख का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 35 एडी में ये क्लेम नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना सर, हमसे क्वांटम ऑफ डिडक्शन पूछा है। in March 2021 exclusively for the above business and capitalize the same in the books of account as on 1 April 2021। इसने कैपिटलाइज भी कर दिया, ओके। Further during the previous year 21-22 he incurred a capital expenditure of 2 crore 50 lakh और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया सर प्रीवियस ईयर 21-22 में, आउट ऑफ विच 1 करोड़ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। ओ माय गॉड सर, फिर से लैंड के लिए 1 करोड़ है और 1.5 करोड़ फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग। अब बात ध्यान से सुनना सर, 35 एडी में लैंड का तो मिलेगा नहीं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर क्या बिल्डिंग का मिल जाता है? यस सर, बिल्डिंग का 1.5 का मिल जाएगा। बहुत सिंपल, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। देखो आगे क्या दिया हुआ है, द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर वेयर मेड बाय अकाउंट पे चेक। एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है सर? अकाउंट पे चेक के थ्रू। थैंक यू बोलो इनको, क्योंकि इन्होंने आपको एक बात नोटिस कराई है सर, 35 एडी जब अपन क्लेम करने जाते थे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। इन्होंने बता दिया भाई कि अकाउंट पे चेक से ही चल रहा है। थैंक यू। द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी वाज 75 लाख एंड मिस्टर राज इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी। ये 115 बीएससी ऑप्ट भी नहीं करता है। तो सर सिंपल सी बात है, इसको डिडक्शन किस अमाउंट की मिल सकती है सर? बिल्डिंग वाले अमाउंट की मिलेगी सर, लैंड की डिडक्शन इसको नहीं मिलेगी। आ जाओ सर नीचे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सर 340 तो साइड की बात है सर, 250 190 ये देखो सर 150, क्योंकि सर इसको सिर्फ बिल्डिंग की डिडक्शन मिलने वाली है सर, लैंड की तो मिलती ही नहीं है। समझ आई मेरी बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर। आराम से मेरे साथ ध्यान से सुनते हुए चलो सर,
बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा एमसीक्यू ऐसे ही बन जाएगा सर, बहुत प्यारी टेक्निक है अपनी। सेकेंड देखो, फिर पहले अपन क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू फिर ऊपर जाके पढ़ेंगे सर। एज्यूमिंग दैट मिस्टर राज हैज आल्सो अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ 4-star होटल इन द अहमदाबाद which commenced operation 20 years back. Okay. The profit from which was 130 lakh. सर क्या ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है? यस सर, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। क्या ये भी 35 एडी में कवर हो जाएगा? यस सर, ये भी 35 एडी में कवर हो जाएगा। अब ध्यान देना सर, what would be the its income chargeable or loss under the head PGBP for the assessment year 22-23? आराम से मेरे तरफ ध्यान सर। पहले बात करते हैं 4-star होटल। तो सर 4-star होटल से इसको इनकम कितनी हुई सर? इसको प्रॉफिट हुआ, ध्यान देना सर, प्रॉफिट हुआ 130 का। ये क्लियर है? ये 4-star होटल की बात है, ठीक है, 4-star। और जो 2-star है ना बहुत था, जो ऊपर 3-star का होता है ना सर, ध्यान दो, ये इसका 3-star होटल था, ध्यान दो, ये रहा सर 3-star होटल। अब 3-star होटल में खास बात क्या हुई थी सर? इसको प्रॉफिट हुआ था 75 लाख का। इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग के लिए जो इसको 35 एडी में अलाउ होता, वो कितना होता? 1.50 करोड़। सर क्या ये 1 करोड़ लैंड का नहीं अलाउ होता? नहीं सर, 1 करोड़ लैंड का अलाउ नहीं होता। तो सर देखो ध्यान दो, और नीचे अपन सॉल्व कर रहे थे, देखो ये सर 3-star वाले की बात करते हैं। 3-star में भी प्रॉफिट हुआ है सर 75 लाख का, पर बात जब आती है डिडक्शन मिलने की 35 एडी में, तो सर यहां पर आपको मिल जाएगी सर 150 लाख की। क्यों सर? बिल्डिंग की मिलेगी, लैंड की तो मिलेगी नहीं सर। तो आपका सर 3-star वाले होटल से क्या हो जाएगा? 75 लाख का लॉस आ जाएगा सर। अब हमने एक बात सीखी है सर, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस क्या स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से एडजस्ट हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। तो क्या हम इस 75 को यहां एडजस्ट कर सकते हैं? यस, आप इसको यहां एडजस्ट कर सकते हो। तो सर देखो 130 माइनस 75, यह आ जाएगा सर 55 का प्रॉफिट। ये जो 55 का प्रॉफिट आया, ये आया स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट। समझ आई मेरी बात? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इधर देखो सर, ऑप्शन नंबर 2 देखो, 55 लाख। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते सर। if out of the amount of 1 crore paid for the acquisition of land, सर इसने लैंड के लिए 1 करोड़ पे किया था in the previous year 21-22, 50 लाख was paid by way of cash। ये बोल रहा है भैया, जो लैंड के लिए हमने 1 करोड़ पे किया है ना, इस 1 करोड़ में से 50 लाख हमने क्या पे किया है? कैश में पे किया है। What would be the answer to the question 1 and 2 above? अब ये बोल रहे हैं सर, अगर लैंड के लिए सर अपन पढ़ के आए ना सर, 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं हो सकता। अब इन्होंने बोला सर अगर लैंड के लिए इसको 1 करोड़ पे करना था, और उस 1 करोड़ में से सर 50 लाख कैश और 50 लाख सर चेक में, तो इसने पूछा कि सर अगर ये कैश में पे कर दिया है, तो क्या इससे आपके आंसर 1 और 2 में डिफरेंस आएगा? 1 में अपन ने क्वांटम ऑफ डिडक्शन निकाली थी सर, क्वांटम ऑफ डिडक्शन किसकी थी सर? बिल्डिंग की थी। तो सर हमें लैंड से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सर हम ढूंढेंगे 150। ये देखो सर 150, हमें पहला यही मिल गया। और सर ये पूछा है इन्होंने आंसर 2 में भी क्या कोई डिफरेंस आएगा? आंसर 2 हमने क्या बोला था सर? 55 लाख का प्रॉफिट। अब जब यहां पर अपन 55 लाख का प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो ये भी अपन क्या लिए थे सर? बिल्डिंग की डिडक्शन लिए थे। जब अपन बिल्डिंग की डिडक्शन लिए थे सर, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जब अपन बिल्डिंग की डिडक्शन ले रहे हैं, तो सर लैंड अगर कैश में भी परचेज होता है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? डिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर क्या आंसर सेम रहेगा? यस सर, आंसर सेम रहेगा। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बता रहा हूं सर, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल। अगला देखो सर, कंसिडरिंग द एजम्पशन गिवन इन क्वेश्चन 2 अबव। आओ भाई पहले क्वेश्चन 2 अबव में आओ। ये देखो सर, ये रहा क्वेश्चन 2। इन्होंने बोला सर क्वेश्चन 2 में जो आपने एजम्पशन लिया है, जहां पर उसका 4-star होटल मान के चला है, उसका सर प्रॉफिट जो आया है वो 130 लाख मान के चला है सर। ध्यान दो, व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल बाय मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सर अगर हमने इसकी 130 लाख की इनकम मान ली थी, देखो सर हमने कंप्यूटेशन भी किया है, 130 लाख की इनकम 4-star से थी, 3-star से तो सर इसको लॉस हुआ। इस लॉस को हमने यहाँ पर एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसका सर स्पेसिफाइड बिजनेस से प्रॉफिट कितना आया? 55 लाख आया। अब ये आपको क्या बोल रहे हैं सर? 55 लाख के प्रॉफिट में
55 लाख के प्रॉफिट में कितना टैक्स बनेगा इसका? तो सर ध्यान दो सर, प्रॉफिट क्या 55 लाख मतलब 50 लाख से ऊपर है? यस सर 50 लाख से ऊपर है। तो क्या यहाँ सरचार्ज की बात आएगी? यस सर सरचार्ज की बात आएगी 10% के हिसाब से। बहुत ध्यान देना सर, सरचार्ज की बात आएगी 10% के हिसाब से। तो अपन इसका टैक्स निकाल लेते हैं सर। टैक्स कैसे निकालते हैं अपन करते हैं सर 55 लाख, पहले 10 लाख हटा दो सर, क्योंकि 10 लाख में तो सर हर बार सेम ही होता है। तो सर 10 लाख में तो सबको पता है, याद है ना अपन ने कैसे सीखा था सर? 55 लाख, इसमें से 10 लाख हटा दो सर। 10 लाख क्यों हटा रहे सर? सिंपल सी बात है, क्योंकि 10 लाख में हमारा फिक्स है सर 112500 आ जाएगा। बचा कितना? 45 लाख। 45 लाख का 30% कर लेते सर। 30% आ रहा है सर 13500 प्लस 11250, ये आ रहा है सर आपका 1462500। अब आप इसमें क्या करेंगे? 10% सरचार्ज भी ऐड करेंगे सर, प्लस 10%, ये आ रहा है सर 1608750, प्लस करेंगे 4% एजुकेशन सेस। तो सर इसमें 4% एजुकेशन सेस ऐड किए, तो ऐड करने के बाद आ रहा है 1673100। ये हमारा क्या आ गया? फाइनली टैक्स पेबल आ गया। समझ आया? टैक्स पेबल आ गया, ये हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत सिंपल है सर, आराम से निकाले। पर मैं अब आपको एक बात बोलूंगा, अब आप मेरी एक बात है जो पत्थर की लकीर है, जो आपको ध्यान से सुनना है सर, बहुत ध्यान से सुनना है सर, उसके बाद ही मैं आगे का क्वेश्चन करूंगा। अब जब आप इसका आंसर एमटीपी में देखोगे तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर ये है 4203940। सर ये आंसर मेरे को नहीं लगता कोई एंगल से आने के चांसेस लग रहे हैं, बट इन केस अगर मुझसे कोई केस स्टडी पढ़ते टाइम कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जहां पर मैंने टैक्स जो इनकम को लेना भूल गया हूं, जिसके कारण टैक्स गलत आ रहा हो, तो मैं स्टूडेंट को ओपनली बोल रहा हूं सर कि वो मुझे, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे अपना सर सॉल्यूशन जो आपको लगता है कि नहीं सर अगर आप इस इनकम को इंक्लूड करते तो सर आपका इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये आंसर आ जाता। मेरे हिसाब से तो ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 2 अबव के एजम्पशन को लेके बनाना था, तो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिया है। अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है और सॉल्व करते टाइम उसका ये वाला अगर आंसर आ जाता है, तो वो मुझे सर व्हाट्सएप में पिन, टेलीग्राम में सर अरम इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है कहीं पर भी जाके मुझे पिन कर सकता है। मैं उसके सॉल्यूशन को जरूर देखूंगा, और जरूर देखने के बाद जो चेंजेस लगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर। अगर वो चेंजेस सही होंगे तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए सर। ठीक है, अभी मैं सर ये नहीं बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट गलत मैं ही सही, प्लीज अपन ये सब कंट्रोवर्सी या क्वेरीज क्रिएट करने नहीं बैठे। मैं आपको जो आंसर बनना चाहिए सर, मेरे हिसाब से मैंने इसी चीज पे बैठ के पिछले 2 घंटे से टाइम लगाया कि सर ये दिमाग लगा दिया पूरा कि ये कैसे इंस्टीट्यूट यहां पर कैसे आई, बट मेरे हिसाब से मैंने पूरे assumptions कंसेप्ट सब लगाए। मेरे हिसाब से सर ए ऑप्शन बन रहा है, बट इंस्टीट्यूट ने बी दिया है। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई ऑल्टरनेट आंसर मिल रहे हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है सर, कोई स्टूडेंट इधर उधर हड़बड़ाएगा नहीं, टेंशन नहीं लेगा, काम को रिलैक्स रहना सर। एक आंसर एक एमसीक्यू की बात है, मैंने आपको जो एक बताया लॉजिकल तरीके से बताया सर। स्टिल अगर इंस्टीट्यूट के आंसर आ रहे हैं आपके पास कोई अलग तरीके से, तो आप मुझसे शेयर करना, बट हड़बड़ाना नहीं। ठीक, मेरी बात समझ आई? आगे बढ़ते सर, नेक्स्ट वाले एमसीक्यू में बढ़ते हैं। Would Mr. विराज be eligible for deduction under 80JJAA? याद है ये 80JJAA क्या होता था? यस सर, 80JJAA हम पढ़ के आए सर, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिडक्शन होता था सर। याद करो 30% मिल जाती थी डिडक्शन। ठीक है, इन द असेसमेंट ईयर 22-23, इफ सो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन? चलो सर ऊपर केस स्टडी में ढूंढते हैं सर, केस स्टडी में कहीं तो दिया होगा। ये देखो, मिस्टर विराज ब्रदर ऑफ राज has commenced the business of manufacturing of apparel on 1/10/2021. He employed 220 new employees during the previous year 21-22. The details of whom are as follows. देखो सर, इसने 220 न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंट किए, जिसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आराम से ध्यान देना, हड़बड़ाना नहीं, काम कूल रिलैक्स रहना। देखो सर, 40 एम्प्लॉयज
डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर ये डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लेके हमें 31 मार्च 2022 तक देखना है कितने महीने हो गए। याद रखना सर, ये बंदा काम क्या कर रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेयरिंग अपीयरल्स वगैरह, अपीयरल का काम, फुटवेयर का काम, लेदर प्रोडक्ट का काम। इन केसेस में हम एम्प्लॉयज के लिए कितने दिन देखते हैं सर, 150 डेज देखते हैं। याद है, हम 150 डेज देखते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अगर कोई एम्प्लॉयज 150 डेज से ज्यादा काम किया है तो उसकी 80JJAA में डिडक्शन मिल सकती है, और अगर 150 डेज से कम है तो उस केस में उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलती है। याद आया, एक 240 डेज की होती थी और एक 150 डेज। 150 डेज सिर्फ 3 केसेस में होता था, वेयरिंग, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स, और बाकी सब केसेस में 240 होता था। समझ आया? चलो सर देखते हैं। तो सर 1/10/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक सर कितने महीने हो गए सर, 6 महीने हो गए। क्लियर है? 6 मंथ्स मतलब क्या 180 डेज से ज्यादा हो जाएंगे? यस सर। और ये रेगुलर एम्प्लॉई है। वेरी गुड सर। क्या इसका इमोल्यूमेंट्स जो इसको मिला है क्या ये 25,000 से कम है? यस सर। अगर 25 से ऊपर होता तो फिर 80JJAA में डिडक्शन नहीं मिलती। समझ आई मेरी बात? आगे देखो सर, 80 एम्प्लॉयज है 1/10/2021 को। सर क्या ये भी 6 महीने की कहानी है? यस सर। रेगुलर है। क्या इसका भी 25,000 से कम है? यस सर। इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। अगला है 50 एम्प्लॉयज 1/11/2021। सर यहां तो 5 ही महीने होते हैं। अब अगर 5 महीने होते हैं तो आपको दिन गिनने पड़ जाएंगे सर कि 150 डेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चलो सर, नवंबर में 30, ठीक है, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28 और मार्च में 31। सर क्या 151 हो जा रहा है? यस सर, 151 डेज तो हो जा रहा है। बिल्कुल सर, ये कंप्लाई कर रहे हैं डेज की कंडीशन पर। ये कौन सा एम्प्लॉय है? कैजुअल। सर कैजुअल एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, इन सब के लिए 80JJAA नहीं मिलता। ध्यान रखना सर। और इसका तो इमोल्यूमेंट भी 25,500 है सर, 25,000 से एक्सीड कर रहे हैं, बाहर ही कर दो सर। अगला देखो सर, 30 एम्प्लॉयज 1/11/2021। तो यहां भी 5 मंथ्स की कहानी है। क्या 150 डेज से ज्यादा है? यस सर। पर ये बंदा रेगुलर है। वेरी गुड। और यहां पर सर क्या इमोल्यूमेंट्स एग्जैक्ट 25,000 है? यस सर। हम बोलते हैं 25,000 से एक्सीड करेगा तो नहीं मिलेगा। ये तो एग्जैक्ट 25,000 है, क्या मिल जाएगा? यस सर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से इसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा और इसका मिल जाएगा। ठीक, इसका नहीं मिलेगा। अगला देखो सर, 20 एम्प्लॉयज है 112। सर ये तो 4 महीने की कहानी हो गई। 150 डेज से कम हो गया सर, वैसे ही कहानी खत्म है, इसको तो पढ़ो ही मत सर। तो अब अपन सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मेहनत करेंगे सर। चलो सर साथ में बैठ के मल्टीप्लाई करते। 40 पहला वाला केस, 40 इंटू कितने मंथ है सर? 6 मंथ। 6 इंटू 24,000, ये कितना आ जाएगा सर? 40 इंटू 6 इंटू 24,000, ये आ रहा है सर 57,60,000। ये पहला था। दूसरा देखो सर, 80 एम्प्लॉयज 6 मंथ 24,500। 80 एम्प्लॉयज 6 मंथ 24,500, ये कितना हो जाएगा सर? 80 इंटू 6 इंटू 24,500, ये आ जाएगा सर 1,17,60,000। ठीक है। अगला तीसरा कौन सा था? 30 एम्प्लॉयज। सर 30 एम्प्लॉयज इंटू 5 इंटू कितना है सर? 25,000 एग्जैक्ट है, बच गया सर। देखो 30 इंटू 5 इंटू 25,000, ये आ जाएगा सर 37,50,000। ठीक है, ये आया समझ? ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब अपन इसको ऐड कर लेते हैं सर। टोटल कितना आ रहा है सर? +1176 +576, ये आ रहा है सर 2127,000। ठीक है। और इसका हमें 30% निकालना पड़ता है सर, क्योंकि 30% ही तो डिडक्शन मिलती है सर। और 30% डिडक्शन जो मिलती है हम नेक्स्ट 3 असेसमेंट ईयर में क्लेम करते हैं। इसका 30% कितना हो जाएगा सर? ये आ रहा है 30% 638,100। सर क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है? प्लीज इसको कंप्यूट करिएगा और चेक करिएगा। तो सर हमारा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो एमसीक्यू था, क्या विराज को डिडक्शन मिल जाएगी? यस सर। क्या 638,100 की मिल जाएगी? यस सर। समझ आया? क्लियर हुआ? मैंने बड़े सिंपल इजी तरीके से समझाया सर। आगे मूव करते सर।
चलो अब इंडिविजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देना। मिस्टर आशीष टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसटीटी पेड इक्विटी शेयर्स इज 2 लाख। मतलब सर समझो, ये हो गया 112 वाला और ये इक्विटी शेयर वाला हो गया 111A वाला, समझ आ रहा है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी सर, इनकम फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है सर 1 लाख एंड सेविंग बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है सर 30,000। ही इन्वेस्ट 1,50,000 इन पीपीए, वेरी नाइस। His tax liability for the assessment year 20 to 23, assuming that is a resident, age 40 years and does not opt for the provision of section 115BAC। आराम से सर, एकदम आराम से। देखो इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम कितनी है 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कितनी है सर, अभी अपन ने देखा ये है 2 लाख, ठीक है। लॉटरी इनकम कितनी है सर 1 लाख और आईओएस की इनकम कितनी है सर 30,000, यही तो दिया हुआ है ना सर 30,000, ठीक है। इसने इन्वेस्ट किया है पीपीएफ में कितना 1.5 लाख, ओके। अगर अपन ये चारों को ऐड कर ले तो इसकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, यही तो निकालते हैं ना सर अपन, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। देखो कितनी आ रही है, ये आएगा 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो ये आ जाएगा सर 8,30,000। ये क्लियर हुआ, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब अपन इसमें से क्या माइनस करेंगे, अब अपन इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन। अब देखो डिडक्शन प्लीज ध्यान देना, एक तो अपन को याद है सर 80 TTA क्लेम कर लेंगे सर। TTA क्लेम क्यों कर सकते हैं, सिंपल सी बात है सर, इसको सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है 30,000 का, इसकी एज सर 60 से कम है तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में भी नहीं है, तो इसके लिए सर इंटरेस्ट के लिए कहां पर मिलता है TTA। अगर सीनियर सिटीजन होता तो TTB, तो TTA में अपन कितना क्लेम कर लेंगे 10,000, ये बहुत सिंपल है। अब बात एक स्टूडेंट के मन में ये आती है सर कि क्या 80C की भी डिडक्शन अपन क्लेम कर लेंगे, प्लीज ध्यान सुनो। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 वाला है, इसमें सर अपन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, क्या इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते, नहीं कर सकते। डिडक्शन के चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ये बात, ठीक। लॉटरी इनकम से तो डिडक्शन की सोचना ही मत, सपना है ये। पर बस आईओएस की इनकम बची है सर, तो क्या आईओएस की जो बची हुई 20,000 की इनकम है, इस 20,000 की इनकम से क्या हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यस क्लेम कर सकते हैं। तो 80C की डिडक्शन आप मैक्सिमम कितनी क्लेम कर पाओगे 20,000। चाह के भी आपके पास 1,50,000 की है अमाउंट इन्वेस्टेड, बट आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर पाओगे सर 20,000। क्यों, क्योंकि सर बाकी जो आपकी इनकम्स है वो सब स्पेशल नेचर्स की है और स्पेशल नेचर की इनकम पे आप 80 की डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। तो सर आपकी इनकम कितनी बच जाएगी सर 8 लाख आपकी इनकम आ जाएगी, ये क्लियर है। अब इस 8 लाख में बात ध्यान से सुनना सर, ये बंदा है रेसिडेंट, देखो ये बंदा है सर रेसिडेंट इंडियन और सर इसकी एज कितनी है 40 इयर्स। सर क्या ये अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ध्यान से सुनना सर, क्या ये बंदा अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूज कर सकता है, यस सर। इसके पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है सर, और कितने की है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की। अब आप बोलोगे सर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्यों एडजस्ट करवा रहे हो, अरे भैया आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो 111A वाला है इसमें टैक्स कितना लगेगा 15%, ये क्लियर है आपको। लॉटरी से तो एडजस्ट होने की बात ही नहीं सर, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो वहां तो बात ही खत्म कर दो, यहां तो सीधा फ्लैट 30% है, क्लियर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सर टैक्स कितना सर 20%। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास ऐसी इनकम है जिसमें टैक्स 20% है और उससे अगर मैं स्लैब एडजस्ट कर सकता हूं तो मैं सर 15 वाले से क्यों एडजस्ट करूंगा, पहले मैं किससे एडजस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें 20% लगने वाला है। तो सर यहां अगर मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सर अगर मैं यूज कर लूं तो मेरा कितना बचेगा सर 2,50,000 इनकम बचेगी और इसका 20% मेरा टैक्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा सर 50,000, ये समझ आया। प्लस सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है सर 2 लाख का है और 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा सर 30,000। प्लस लॉटरी की इनकम कितनी है 1 लाख और 1 लाख पे 30% फ्लैट लगेगा, तो फ्लैट 30% लगने के कारण कितना हो जाएगा सर ये भी 30,000।
क्लियर हुआ, वेरी सिंपल। तो सर ये हमारी टोटल कितनी इनकम आ जाएगी, 1,10,000। अभी 4% एजुकेशन से जिंदा है सर, प्लस 4% कर लो, ये करो कितना आ रहा है सर, 1,10,000 प्लस 4%, ये आ रहा है सर हमारा 11,4,4,0,0। समझ आया, बैठा दिमाग में, चाहो तो देख लो सर, ये रहा 11,4,4,0। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट वो आपसे कंसेप्चुअली चेक करके चले गया सर। एक आपसे वो चेक कर लिया कि क्या तुम 80 की डिडक्शन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्पेशल नेचर की इनकम से लोगे कि नहीं लोगे, पहली चीज ये चेक कर लिया। दूसरा आपसे ये चेक कर लिया कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आप कहां सबसे पहले यूटिलाइज करते हो। आपको पहले लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहिए क्योंकि ये बंदा इंडिविजुअल है, और अगर ये इंडिविजुअल है तो क्या ये लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकता है, यस कर सकता है। समझ आया, चलो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो सर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, Who among the following will qualify as a non-resident for the previous year 21-22? आपसे पूछ रहा है कौन इनमें से नॉन रेसिडेंट क्वालिफाई कर जाएगा सर। देखते सर, आराम से देखते हैं। मिस्टर बॉब एन इटालियन डांसर, देखो सर, मिस्टर बॉब है जो इटालियन डांसर है, who came to visit to India to explore Indian dance, very nice, वो इंडियन डांस को एक्सप्लोर करने आया है on 15/9/2021 and left on 25/12/2021। सर डेज काउंट करना पड़ेगा, साथ मिलके डेज काउंट करते हैं सर। चालू हुई है कहानी सितंबर से, तो सितंबर के 16 डेज, क्योंकि 15th को भी इंडिया में काउंट किया जाएगा सर। तो सितंबर के हो गए 16, सितंबर के हो गया अक्टूबर, अक्टूबर फिर आएगा नवंबर, फिर आएगा दिसंबर, अच्छा एक मिनट सॉरी, सितंबर के 16, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, फिर है नवंबर, फिर है दिसंबर। सर ये आ रहा है 102 डेज। सर क्या ये 102 डेज इंडिया में है, यस सर। एंड फॉर द पास्ट 4 years he visited India for the dance competition and stayed in India for 120 days each year। ओ माय गॉड, याद करो बेसिक कंडीशन पढ़ के आए सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में बेसिक कंडीशन पढ़े सर। दो बेसिक कंडीशन पढ़ते हैं, उसमें एक 182 डेज वाली कहानी है, वो हर एक स्टूडेंट को याद है सर, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया, ठीक है। दूसरी वाली कहानी होती थी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज प्रोसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, यही कहानी हम पढ़ के आए हैं। फिर हम पढ़ते थे सर 60 डेज के 3 एक्सेप्शन, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है या फॉरेन शिप है, या तो फिर तीसरा हम ये पढ़ते थे सर, ऐसा कोई भी पर्सन जो विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और सर वो विजिट के लिए इंडिया में आता है, इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या तो विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है, तो उस केस में सर 60 को अपन रिप्लेस करके कितना देखते थे, 182। अब यहां पर आप बोलोगे सर 60 को रिप्लेस करके 182 क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि ये बंदा कौन है सर, इटालियन डांसर है, बाहर का है सर, इंडियन सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो आप 60 को रिप्लेस करके 182 क्यों देखोगे सर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर, बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होते हैं, विजिट देखते हैं, आंख बंद करके विजिट देखने के बाद सीधा 182 देखते हैं, और अगर आप 182 देखने चले गए तो ये तो 102 ही है, सीधा इसी को आप नॉन रेसिडेंट क्वालिफाई कर दोगे सर। ध्यान दो सर आराम से, अच्छा पॉइंट है, आगे देखो सर। मिस्टर सम्राट born and settled in USA visits India each year for 100 days to meet his parents and grandparents, born in India in 1946। क्या ये बंदा इंडियन ओरिजिन का है, यस सर। और अगर इंडियन ओरिजिन का बंदा है और इंडिया में आया है, तो सर इंडिया में इसके लिए हम कितना देखते हैं सर, इसके लिए देखते हैं 182 डेज प्रीवियस ईयर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। याद आया, याद आई सबको कहानी, क्लियर हुआ। अब देखो सर एक खास बात है, हिज इंडियन इनकम इज 15,20,000। अब इसकी तो इनकम भी 15 लाख से ज्यादा है अदर देन फॉरेन इनकम, और अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 182 नहीं देखना पड़ता सर, उस केस में आप कितना देखने चले जाते हो, 120 डेज देखने चले जाते हो। बट ये बंदा कितने दिन के लिए आता है सर, 100 डेज, ये तो 120 डेज से भी कम के लिए आता है, तो ये क्या बंदा नॉन रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, यस सर, ये बंदा नॉन रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। समझ आया, बहुत सिंपल था सर, बहुत सिंपल, आसान तरीके से मैंने आपको बताया। आगे देखो प्लीज ध्यान दो।
मिस्टर जोसेफ एन अमेरिकन साइंटिस्ट है सर, लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर, भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए परमानेंटली चले गया। ईस्ट इन इंडिया फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन मेडिसिन फ्रॉम 1/1/2017, डेट ध्यान रखना सर 17 टिल 1/7/2021। तो सर हमें तो 21-22 का देखना है, तो 21 में ये कितने दिन इंडिया में था, ये 21 में सर एक हो गया अप्रैल का 30, मई, जून और जुलाई का एक, और ये हो गया सर इंडिया में सर 21-22 में 92 डेज था, ये इंडिया में 92 डेज था। तो सर बेसिक कंडीशन जो 182 डेज वाली है, उसके बाद जो सेकंड वाली कंडीशन है सर 60 डेज वाली, क्या ये 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया? यस सर, 92 डेज रह गया। प्लस प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में इसका 365 डेज होना चाहिए था। ये तो इंडिया लेफ्ट कर रहा है पहली बार, कब? 1/1/2017 को। तो सर प्रीवियस ईयर 21-22 से पहले के 4 साल, कौन से हो जाएंगे सर? आराम से गिनते, देखो 20-21 ठीक, 19-20 ठीक, ध्यान देना सर, 18-19 और ये हो गया सर 17-18, यही 4 साल तो होंगे। इस 4 साल में, ठीक है, इस 4 साल में देखो सर, इस 4 साल में आपको देखना है क्या 365 डेज की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो सर, ही स्टेड इन इंडिया, ये तो इंडिया में स्टे कर रहा है सर 1/7 से, तो सर ये 1/7 से सर 1/7/2021, तो आराम से 365 डेज से ज्यादा है। तो ये बंदा तो आंख बंद करके रेसिडेंट वाली कैटेगरी पे आ रहा है। तो रेसिडेंट वाली कैटेगरी पे आ रहा है तो सर एक ही तो बंदा है जो नॉन रेसिडेंट की कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। हमें तो यही बताना था ना सर, कौन नॉन रेसिडेंट की कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। तो सर यहाँ पर तो सिर्फ सम्राट ही कर रहा है सर, बाकी कोई नहीं कर रहा है, ना ही जोसेफ कर रहा है ना ही बॉब कर रहा है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से मैंने इजी तरीके से बताया। आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन, मिस्टर हरीश इज एन इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयरिंग प्रॉफिट अंडर 44 ADA। ये बंदा पहले ही ऐसे बता दिया भैया मैं अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूँ 44 ADA में, मतलब मेरा जो आप प्रोफेशन से इनकम देखोगे ग्रॉस रिसिप्ट वो 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है, तभी तो 44 ADA क्लेम कर रहा है सर। एंड द अर्लियर प्रीवियस ईयर Mr. Harish has to pay brokerage of 15 lakh to Mr. Patel, a broker to buy a residential house, okay, and 50 lakh to Mr. Suresh, a contractor for reconstruction of the residential house. Are TDS provision attracted in the hands of Mr. Harish in respect of the above transaction? आपसे पूछ रहे क्या TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? बहुत सिंपल है सर, ध्यान देना, बहुत सिंपल है सर। पहली बात हमने एक चीज पढ़ के आई थी, पहले तो ब्रोकरेज का सेक्शन याद करते सर, 194H याद है, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। यहां पर कहानी हमने ये पढ़ी थी सर, एक इंडिविजुअल या HUF एंड HUF सर इनके ऊपर 194H तभी एप्लीकेबल होता है जब इनका टर्नओवर बिजनेस के सेंस पे 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जा रहा है। यहां पर नहीं कर रहा है तभी तो ये बंदा 44 ADA क्लेम कर रहा है सर। ये बंदा 44 ADA क्लेम कर रहा है ना, मतलब इसका प्रोफेशन से जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या इसके ऊपर 194H एप्लीकेबल होगा? नहीं सर। अब एक स्टूडेंट ने बोला सर एक और पढ़ के आए, याद है आपको 194M, सर 194M भी पढ़े सर, जहां पर ये बोलता था ऐसा कोई इंडिविजुअल HUF जिसके ऊपर 194H, याद है इसमें C भी होता था और J भी होता था, ये तीनों सेक्शन होते थे, अभी H के प्रोस्पेक्ट में पढ़ते हैं, जिसके ऊपर 194H एप्लीकेबल नहीं हो पाया। 194M बोलता था मैं जिंदा हूं, 194H एप्लीकेबल नहीं हो पाया ना, मैं जिंदा हूं, प्रोवाइडेड तेरा जो रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा एक्सीड करना चाहिए। सर यहां पर तो इसका रिसिप्ट कितना है सर? 15 लाख है, और अगर रिसिप्ट सिर्फ 15 लाख है तो क्या यहां पर TDS की इंप्लीकेशन की बात आएगी कमीशन ऑफ ब्रोकरेज में? नहीं आएगी। समझ आया? आगे देखो, 50 लाख टू मिस्टर सुरेश, कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस। सर ये रेसिडेंशियल हाउस को रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहता है सर अगर रेसिडेंशियल हाउस को रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहता है तो इस पे कोई TDS की बात है? नहीं सर। हम एक बात पढ़ के आए हैं, आपको याद दिलाता हूं सर, बहुत अच्छे से याद आएगा। तो एक सेक्शन हुआ करता था 194, ध्यान दो सर, एक सेक्शन हुआ करता था 194IA। ये क्या पढ़ते थे सर? हम ये पढ़ते थे सर अगर कोई इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्विजिशन, सेलिंग वाली बातें हैं, तो उस केस में
अगर ध्यान दो सर, देखो देखो देखो, यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन वाली बातें, यहां पर टीडीएस का इंप्लीकेशन था, पर प्रोवाइडेड अमाउंट किससे एक्सीड करनी चाहिए थी सर? 50 लाख से। सर यहां तो 50 लाख से ज्यादा एक्विजिशन की वैल्यू एक्सीड ही नहीं कर रही है, तो क्या टीडीएस की बात आएगी? नो सर, नहीं आएगी। 194 IA याद है 50 लाख की लिमिट थी सर, यहां तो क्वेश्चन में 50 लाख ही दिया हुआ है ना सर, ये देखो, बाय अ रेसिडेंशियल हाउस एंड 50 लाख टू मिस्टर सुरेश अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस। सर 50 लाख की तो दे रहा है, तो 194 IA बोलता है अगर 50 लाख से ऊपर होता तो हम 1% टीडीएस की बात करते हैं, ये तो 50 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा सर, तो 1% टीडीएस की बात आना ही नहीं है। समझ आया? समझ आया? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। तो यहां पर देखो सर, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखो, नो टीडीएस प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरीश इन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट टू मिस्टर पटेल एंड सुरेश, यही तो ऑप्शन है सर। फिर भी देख लेते हैं, यस मिस्टर हरीश हैज टू डिडक्ट फ्रॉम पेमेंट टू मिस्टर, नहीं सर, डिडक्ट ही नहीं करना है। Mr. Harish did not have to deduct tax on payment to Mr. Patel, but has to deduct from Mr. Suresh. No sir, डिडक्ट ही नहीं करना है, दोनों से डिडक्ट नहीं करना है। समझ आया? ऑप्शंस आगे बढ़ते सर, देखो लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना। मिस्टर आकाश इज कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पटना फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ओके, नाइस। He has taken a loan of 40 lakh from SBI on 33/2021 for this purpose. Okay. He pays interest of 2,50,000 during the previous year 21-22. He repays 1,50,000 towards principal. ठीक है, on 31st March 2022. The construction is completed on May 2022. Oh my God. सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है May 2022 को, और अब आपसे वो सर क्या पूछ रहा है, देखो, the stamp duty of the value of the house is 46 lakh. This is the only house property of the Akash. फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब प्रीवियस ईयर क्या है सर? 21-22। इस प्रीवियस ईयर में आपसे ये पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट हम क्लेम कर पाएंगे। आराम से देखते हैं सर, पहला तो ये 46 लाख है, और अगर 46 लाख है तो सर आप 80 EEA तो क्लेम करने की सोचना ही मत सर, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 45 लाख। ये कितनी है? 46। गया आपके हाथ से 80 EEA तो गया सर। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की अंडर 24। इंटरेस्ट अंडर 24 आप तब आप क्लेम कर पाते हैं जब हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा था प्रीवियस ईयर में। सर हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है सर? मई 23 में हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। कैसे क्लेम करोगे सर? कंस्ट्रक्शन बाद में कंप्लीट हो रहा है, तो 24 में आप सर इंटरेस्ट अमाउंट कैसे क्लेम करोगे? आप क्लेम कब करोगे इंटरेस्ट पता है? ध्यान दो सर, ध्यान दो सर। आप अब कई स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता था, सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है मई, ध्यान देना सर, बहुत ध्यान देना, डाउट आएगा स्टूडेंट को। मई 22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट क्या होती है सर? 31 मार्च 2022। इस पीरियड तक का सर जो भी प्री का इंटरेस्ट होता है क्या वो क्लेम कर सकते हैं? मैं बोला हाँ भाई क्लेम करना, मैं कब मना कर रहा हूं प्री का मत क्लेम कर, पर ये प्री का क्लेम कब करेगा तू? 22-23 प्रीवियस ईयर में। अभी तेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? 21-22 का, तो 21-22 में थोड़ी क्लेम कर पाएगा भाई, 22-23 में क्लेम करना ना, मैं कहा मना कर रहा हूं। 22-23 में तू प्री का इंटरेस्ट क्लेम करना, पोस्ट का भी इंटरेस्ट क्लेम कर लेना। तो सर 21-22 में 24 का भी इंटरेस्ट गया, ये दो इंटरेस्ट गए। अब बात हो रही है सर, देखो प्रिंसिपल रिपेमेंट भी किया है, अगर प्रिंसिपल रिपेमेंट है सर तो इसकी डिडक्शन कहां लेते हैं अपन? एटीसी में। पर एटीसी में भी तब ले पाते हो ना जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है उस प्रीवियस ईयर में, तो आप उस प्रीवियस ईयर में प्रिंसिपल अकाउंट को भी कैसे क्लेम करोगे सर? तो सिंपल सी बात है सर, देखो ऑप्शन, मिस्टर आकाश इज एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन ऑफ 2 लाख, नहीं सर डिडक्शन तो मिल ही नहीं रही है बंदे को। इज एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन, नहीं सर मिल ही नहीं रही है। मिस्टर आकाश इज नाइदर एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर 24 नॉर अंडर एटीसी, he is however entitled for deduction of 1 lakh, नहीं सर 80 ये तो मिलेगा ही नहीं सर। मिस्टर आकाश इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर 24 एटीसी 80 EEA, वेरी गुड सर, यही ऑप्शन है। आया समझ सर? ये मैंने आपको इनकम टैक्स के पूरे एमटीपी के क्वेश्चंस करवा दिए सर, जो एमटीपी के केस स्टडी बेस्ड थे और अलग क्वेश्चंस भी थे सर। यहां पर आपकी इनकम टैक्स की एमटीपी सीरीज 2 कंप्लीट हुई। इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ आए, बिंदास पूछ सकता है। फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम बहुत पास है सर, और तैयार रहना सर। अभी आपके चैनल में एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स एग्जाम से एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर करना है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना,
और सर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक भी कर देना सर। और फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करेगा लोगों को, बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा टफ लेवल की थी इस बार एमटीपी, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज थे, पजल थे, बहुत हद तक मैंने आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी हो आप कमेंट पे पूछ सकते हो सर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।